और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के गठन को 1 साल हो गया है, लेकिन इन 1 सालों में बांग्लादेश पूरी तरह से भीड़ तंत्र में बदल चुका है। अपराध और हिंसा बढ़े हैं। दो वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ इस खबर पर चर्चा भी करेंगे। कानून का राज, न्याय की स्थापना, लोकतंत्र की बहाली, इन्हीं नारों की तरंगों में सराबोर होकर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता की कमान संभाली थी। लेकिन पिछले साल ढाका की सड़कों पर जो भीड़ लोकतंत्र बचाने निकली थी, वो भीड़ तंत्र में तब्दील होकर रह गई। कनाडा की एक प्रमुख एजेंसी ग्लोबल सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के आंकड़े तो यही बताते हैं कि यूनुस प्रशासन बांग्लादेश को सुशासन की पटरी पर लाने पर न सिर्फ पूरी तरह विफल, बल्कि जाने अनजाने में एक बड़े तबके को हिंसक भीड़ में बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कम से कम 637 लोग मारे गए, जिनमें 41 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना की सरकार के दौरान 2023 में मॉब लिंचिंग की 51 घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2024-25 में इस आंकड़े में 12 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। 4 अगस्त 2024 को जशोर के एक होटल में 24 लोगों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं इसी 25 अगस्त को रूपगंज में 182 लोगों को जलाकर मार डाला गया। मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप के कारण मॉब लिंचिंग में मरने वालों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। ये भी कहा गया है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद न्याय से भरोसा टूटने के कारण लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेने का काम किया है। पुलिस बल के कमजोर और अदालतों के ठप पड़ जाने के कारण अक्सर स्थानीय नेता भीड़ के निशाने पर आए। कई बार भीड़ ने सिर्फ शक, अफवाह या राजनीतिक दुर्भावना के कारण सामने वाले की जान ले ली। हिंसा के ज्यादातर मामलों के राजनीतिक या सांप्रदायिक कारण थे और कई मामलों में चोरी या उत्पीड़न के आरोप लगे। अगस्त 2024 के बाद 70% से अधिक लिंचिंग पीड़ित पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग या इसके छात्र और मजदूर संगठनों से जुड़े थे। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू और अहमदिया समुदाय के लोग भीड़ तंत्र के निशाने पर रहे। इन पर बिना सबूत के ईश निंदा या साजिश के आरोप लगाए गए। वहीं एक अन्य संस्था राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने यूनुस प्रशासन पर मीडिया का गला घोंटने का आरोप लगाया है। पिछली हसीना सरकार की तुलना में पत्रकारों पर हमले के आंकड़ों में 230% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक 878 पत्रकारों पर हमले हुए, जबकि 2023-24 में ये आंकड़ा 383 था। आरोप है कि यूनुस प्रशासन ने पिछले 1 साल में कानून व्यवस्था की बहाली पर कम, अपनी स्थिति को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने शेख हसीना के परिवार से जुड़ी पहचान को मिटाने में अधिक दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि लोगों का संस्थाओं में भरोसा जाता रहा और खुद कानून लागू करने वाली भूमिका निभाने लगे। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, SIS JNU से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त वो तारीख है जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर आई थी। तो कुल मिलाकर जो नई सरकार आई और तख्ता पलट वहां पर हुआ, करीब करीब 1 साल पूरा होने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप बांग्लादेश के हालात पर? क्योंकि वैश्विक संस्थाओं की जो रिपोर्ट आ रही है मॉब लिंचिंग को लेकर के, कुछ आंकड़े अभी हमने सामने रखे, क्या कुछ है वहां के हालात? देखिए, अगर हम पिछले 1 साल का विश्लेषण करते हैं और इस सरकार का जो मैंडेट था कि हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली करेंगे और जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज शेख हसीना ने डेवलप कर दी थी उन सब में हम सुधार करेंगे, वहां पर उन मुद्दों से हटके ये सरकार अब ना चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ एक तरीके का जो एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट इन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया जिसमें चाहे मीडिया है या बाकी सिविल सोसाइटी की आवाज को कर्टेल कर दिया गया। माइनॉरिटीज पे जिस तरीके के जो हमले हो रहे हैं वो भी चिंताजनक है और दुनिया इस बात को जानती है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है जिसने लोकतंत्र की बहाली की बात करी थी और जनता के मैंडेट की बात करी थी, ये अपने आप में एक मैंडेट क्राइसिस से जूझ रही है। इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये अब
अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार होने के बावजूद ये अब संविधान में परिवर्तन कर रही है, सिंबल्स में परिवर्तन कर रही है, टेक्स्ट बुक में परिवर्तन कर रही है, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं बिना मैंडेट के उनमें परिवर्तन कर रही है। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ये सरकार जो जनता की आवाज बनने के लिए, जनता की आवाज को ध्यान में रख के और चुनाव कराने की बात के लिए बनाई गई थी, वो सरकार अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े किए हुए है। और ये ना केवल बांग्लादेश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चिंता का विषय है, और इससे जो दक्षिणी एशिया में एक शांति और स्थायित्व के लिए भी एक बड़ी चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो जिहादी ताकतें हैं, ये कहिए कि जमात और जो उन लोगों का वहाँ पे बोलबाला बढ़ रहा है, और एक नेक्सस तैयार किया जा रहा है जो बांग्लादेश विरोधी ताकतें थी, जिनको कोलैबोरेटर कहेंगे, अल बदर, अल श्याम, रजाकार, जमाते इस्लाम, इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब इनका एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस पाकिस्तान के साथ बन गया है। और वो एक चिंता का विषय है कि ये जो बांग्लादेश की 1971 की जो अपनी जो एक स्मृति है, जो एक स्पिरिट है, उसको खंडित करने में लगे हुए हैं। और जो जितने भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस और जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, चाहे वो भाषा से संबंधित हो या लोगों के सेक्रीफाइस से संबंधित हो, उनको सबको खासकर संजय जी, अगर हम देखें तो जिस तरह से वहां पर आवामी लीग के लोगों को निशाना बनाया गया, ये जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि अंतरिम सरकार वहां पर चुनाव कराए, लेकिन अभी तक कोई चुनाव की ऐसी पुख्ता तारीख की घोषणा नहीं हुई है। उसके अलावा एक पूरा का पूरा आवामी लीग जो है, काफी अच्छा उसका बेस है बांग्लादेश के अंदर, काफी उसके चाहने वाले हैं, लेकिन पूरी आवामी लीग को कहीं ना कहीं इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। देखिए, बात मान के चलिए कि जो पैन बांग्लादेश जिसका प्रेजेंस है कोई राजनीतिक दल का, और राजनीतिक लीडरशिप के माध्यम से कोई राजनीतिक दल बना है, तो वो अवामी लीग है। और उसी पार्टी को इन्होंने चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया, उस पर बैन लगा दिया गया, और अब वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतांत्रिक रूप से वहां पे चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली मोहम्मद यूनुस और जो इनके जो एडवाइजर हैं, वो एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, जिसको एनसीपी कहते हैं, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो स्टूडेंट्स, छात्रों के माध्यम से बनाई गई थी, और उसको जमात का और रेडिकल फोर्सेस का जो बैकिंग है, उस पार्टी का अपना एक बेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके माध्यम से एक मैनेज और स्टेज इलेक्शन के माध्यम से वो उस राजनीतिक दल को सत्ता में लाने का एक पूरी एक षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी जो राजनीतिक दल है बीएनपी है, वो बीएनपी का हालांकि बहुत बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वो बीएनपी अगर चुनाव होते हैं तो बीएनपी आज, क्योंकि जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलर पार्टी है, वो सत्ता में आ जाएगी, तो उसको भी किसी न किसी तरीके से उसको इस रेस से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कल जो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुए स्टूडेंट्स के, उससे साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि बहुत बड़ा एक मैंडेट इंटरिम सरकार के पास नहीं है, एनसीपी जो नई पार्टी है उसके पास भी नहीं है, और बीएनपी के भी जो छात्र हैं, लगभग 1000 के लगभग ही छात्र वहां एकत्रित हुए। यानी कि इस सरकार पर से कोई भी बांग्लादेश में आज के दिन खुश नहीं है, और साथ ही साथ सरकार की कोई लेजिटिमेसी नहीं है वहां पर, और ये सरकार कब तक वहां पर चुनाव कराएगी, इसकी भी कोई पुख्ता तारीख अभी तक नहीं आई है। 1 साल हो गया है, लेकिन बांग्लादेश आगे की दिशा में जाने के बजाय पीछे की दिशा में चला गया। संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।